हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्ष 2025 तक सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लोकार्पण किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश वासियों के साथ साथ शिक्षाविदों, अभिभावकों, विशेष रूप से युवाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस नीति में शिक्षा एवं रोजगार के साथ साथ विद्यार्थियों को संस्कारवान और स्वावलंबी बनाना है, ताकि विद्यार्थी दुनिया में भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के वक्त भी शिक्षा पद्धति 3R यानी राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो एक नागरिक का संपूर्ण विकास करने वाली नहीं थी। आज 21वीं सदी में आज़ादी के 75 साल के बाद देश को एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिससे युवा पीढ़ी शिक्षित तो बने ही साथ उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, हरियाणा सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय शिक्षण संगठन मंत्री श्री मुकुल कानितकर जी, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री BK कोठियाला जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सभी प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण व पत्रकार साथियों, मित्रों, वैसे तो मुकुल कानितकर जी के भाषण के बाद आज हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और कुछ बोलना ये उचित नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें मर्म को छुआ है कि आखिर शिक्षा का हमारा जो उद्देश्य, शिक्षा का हेतु वो क्या है। ये ठीक है कि शिक्षा शैशव काल से ही प्रारंभ हो जाती है। बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार में उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसको जब बड़ा होता तो सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। बोलना सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। आचरण व्यवहार करना सिखाते हैं, वो भी शिक्षा होती है। लेकिन शिशुकाल के बाद ये काम समाज का हो जाता है कि किसी भी नागरिक को उसके शिक्षा के स्तर को कैसा बनाना है, किधर लेकर जाना है। क्योंकि विद्या यही वास्तव में हमारा सारा सुख है। विद्या है इति सुखम। अगर ये विद्या न हो तो हमारे सारे सुख समाप्त हो सकते हैं। तो इस विद्या के कारण से ही हमारा जो जीवन शुरू हुआ, उस समय आज की शिक्षा की तरह शिक्षा नहीं थी। व्यक्ति ने उच्चारण करना पहले शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया, मंत्रोच्चार और मंत्रोश्रवण, इसके साथ सारी शिक्षा की पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने शुरू की। और बाद में गुरुकुल शिक्षा शुरू हुई, गुरु शिष्य, इस परंपरा से शिक्षा शुरू हुई। फिर आज के काल में, आधुनिक काल के अंदर शिक्षा में जो अन्य पद्धतियां ये सब शुरू हुई। हमारा देश जब गुलाम था उस समय मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमको शिक्षित नहीं किया जा रहा था, हमको साक्षर किया जा रहा था। 3R एजुकेशन दी जा रही थी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक। और इसी में से ये माना जाता था कि इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से क्लर्क की शिक्षा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, तो हमको विचार करना ही होगा कि शिक्षा का हेतु मात्र इतना नहीं है। शिक्षा के स्टेक होल्डर्स में शिक्षा है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षण है, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु है शिक्षा का हेतु, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम अपने नागरिक को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। आज स्वतंत्र भारत में
हम अपने नागरिक को स्वाभिमानी नागरिक अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर देश की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता। आज भी अगर हम उसी मैकाले की शिक्षा पद्धति के नीचे दबे रहेंगे तो फिर देश की आज़ादी का मतलब क्या है? देश आज़ाद होने के बाद कई बार शिक्षा नीतियां बनी हैं। 1984 या 86 के समय एक शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद आज 2020 में शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इस समय विचारों के परिवर्तन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ पुरुष सामने आए हैं जिन्होंने एक दिशा दे करके हमारी शिक्षा कैसी हो इसकी ओर आगे बढ़ाया है। केवल साक्षरता ही नहीं तो इस शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता है, नैतिकता है, ठीक है, संस्कार भी है, रोजगार भी चाहिए। आखिर शिक्षा का हेतु रोजगार भी है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इन सब की दिशा देने के लिए जो नई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, इसके लिए मैं जिन्होंने भी इसमें योगदान किया, क्योंकि बहुत बड़ी संस्थाओं को इसमें एक प्रकार से परामर्श लिया गया, आम जनता से भी परामर्श लिया गया, शिक्षाविदों ने तो यानी परामर्श दिया ही दिया। और लगातार कई वर्षों के इस अभ्यास के बाद ये जो हमारी शिक्षा नीति बनी है, 2 लाख लोगों से भी इसका एक प्रकार से परामर्श लेने के बाद इस शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। हमारे यहाँ शिक्षा के कई आयोग बने हुए हैं, यानी 4 आयोग जिनकी जानकारी मुझे है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 4 आयोग बने हुए हैं। सब मिलकर के अभी तक जो हमको प्राप्त करना चाहिए था उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन चीज़ों को मिलाया है, जिसका एक लक्ष्य ये रखा है कि हमारे देश की संपूर्ण लौकिक और पारमार्थिक शिक्षा हमारे हाथों में हो और ये शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जहाँ तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ये शिक्षा दी जानी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, सब लोगों ने शिक्षा के नाते से एक स्वावलंबी नागरिक इसकी कल्पना की है। आज कितनी विचित्र स्थितियां हैं। इन स्थितियों में पंडित दीनदयाल जी ने कहा हमको कि क्या विडंबना है कि 10 से 15 वर्ष का बालक वो होटल पर कहीं काम कर रहा है, कहीं बाल मजदूरी कर रहा है, और कहीं 80 वर्ष का, 65 वर्ष का, 70 वर्ष का बुजुर्ग वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए लगा है। और दूसरी तरफ ये नौजवानों की, एक बेरोजगारों की लंबी लाइन ये भी शोरगुल कर रही है। बाल मजदूरी भी यहाँ है, बेरोजगारों की लंबी लाइन भी है, और ऐसे वृद्ध अवस्था में जो लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं वो भी काम धाम में लगे हैं। ये कौन सा संतुलन है? तो इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी शिक्षा नीति में सभी लोगों को मिलकर, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, अध्यापक हैं, बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं और आम जनता है, इन सबको मिल करके एक विचार मंथन करके जो ये नीति बनाई गई है इसका पालन करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा नीति बन गई है, अब हम प्रदेश सरकार के नाते या हमारी इतनी बड़ी जो फौज है, जो शिक्षाविद हैं, जिन लोगों को इस विषय को आगे लेके चलना है, बढ़ना है, इनको अपने लेवल पर सबको उसको कैसे लागू करना है इसके लिए प्रयत्न करने चाहिए। लागू करने के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं विभाग की ओर से, आप सब लोगों से मिल करके, और जो उसमें से एक विषय निकल करके आया हरियाणा के अंदर, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि बड़ा उत्साह है कि हम इसको कैसे लागू करें। उसी में से एक निर्णय लिया है कि हम अपनी इस शिक्षा नीति को, जो देश भर के अंदर तो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक लागू करेंगे, हरियाणा के लोगों ने सबने मिलकर तय किया कि हम इसको 2025 तक लागू करेंगे। तो इस शिक्षा नीति को लागू करके अपने देश का नागरिक, अपने प्रदेश का नागरिक 21वीं सदी का ऐसा नागरिक बने कि हम सीना चौड़ा करके, माथा ऊंचा करके विश्व में खड़े हो सके कि भारतवर्ष जो कभी इस
दुनिया का विश्व गुरु जिसकी चर्चा हमारे कनिष्ठ जी ने की है कि विश्व गुरु के नाते से फिर अपने आप को स्थापित कर सके। ये काम एक दिशा चाहिए, कठिन नहीं है, एक समर्पण भाव चाहिए, निश्चितता है इसमें। तो समर्पण भाव के नाते से आज उस सामने टीम बैठी है, इससे बड़ी टीम हमारे शिक्षा क्षेत्र की नहीं हो सकती। तो इस नाते से आप सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जो चीजें शुरू की हैं, बहुत सी चीजें हमने पिछले वर्ष में शुरू भी कर दी हैं। जैसे 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अभी तक आंगनवाड़ियों के अंदर ही हमारे बच्चे जाते हैं। व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है आंगनवाड़ियों की, वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, केवल लोग बच्चों को भोजन के नाम से वहाँ आकर्षण होता, चले जाते हैं और फिर हमारी बहनें भी वो उतना ही काम करती हैं। लेकिन बच्चे का जो शिक्षण का जो मजबूत एक यानी आधार तभी बन सकता है कि उन बच्चों को हम शिक्षा देना वहीं शुरू करें। उसमें से जो हमने प्लेवे स्कूल खोले हैं, 4000 प्लेवे स्कूल खोलने की योजना बनाई है, उन्हीं आंगनवाड़ियों को कईयों को प्रमोट करेंगे, उनकी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। अभी 4000 विचार किए हैं, आगे बढ़कर के इस संख्या को और बढ़ाया भी जा सकता है। इन आंगनवाड़ियों का भी और सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इनकी व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। इसी प्रकार से हमने स्कूलों में जो प्राइमरी स्कूल, हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल जिनकी कल्पना की है, तो इन संस्कृति मॉडल स्कूलों के आधार पर भी उन बच्चों का शिक्षण, ये ठीक है कि हम एक साथ सब बच्चों की सारी व्यवस्थाएं शायद ठीक ना कर पाए, संख्या बड़ी है, स्कूलों की संख्या भी बहुत है। हमारे 14,000 15,000 स्कूल हैं, तो 15,000 स्कूलों में सरकारी स्कूलों में एक साथ नहीं कर सकते, लगभग इतने ही 16-17,000 प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो सभी में एक साथ नहीं कर सकते, फेज वाइज करेंगे। तो फेज वाइज में जो हमने विचार किया है उसके अंदर अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, उसमें भी 137 स्कूल ही हमने शुरू किए हैं। बाद में शायद 1400 स्कूलों की कितनी हमारी योजना है, जो बैग फ्री स्कूल की बात हम करते हैं, तो 1400 स्कूल है। एक एक करके ऐसे इन पद पर आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आज देख रहा था एक आंकड़ा, 3 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष तक हमारे देश में 64 लाख अब युवा हैं, बच्चे हैं, सब मिला करके, यानी जिनकी स्कूलिंग होनी है 3 वर्ष से लेकर के और 17 वर्ष तक। मैं मानता हूँ +2 का जो विद्यार्थी है 17 वर्ष तक ही माना जाएगा, कभी 18 वर्ष था, लेकिन आज चूँकि उसकी अर्ली एजुकेशन 3 वर्ष से ही अगर शुरू करते हैं तो 17 वर्ष तक हो सकती है। ये 64 लाख विद्यार्थी हैं अपने प्रदेश में, और प्रदेश में आज भी ड्रॉप आउट रेट कितना महावीर जी? कोई पूरे प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट हमारा अभी साक्षरता के नाते से 82% साक्षरता मानी जाती है। सब बड़े मिलाकर, बूढ़े मिलाकर या बच्चे मिलाकर कुछ ना कुछ जो ड्रॉप आउट रेट है, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि ये ड्रॉप आउट रेट 2025 तक 0 कैसे हो जाए। एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी स्कूलिंग नहीं हो रही, और उसको हम ट्रैक करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई हमें बताएगा और तब जाके ध्यान में आएगा। हमने इसका एक सिस्टम बनाया है, परिवार पहचान पत्र इस नाम से एक कार्यक्रम चलाया है। सब परिवारों का रजिस्ट्रेशन, उन परिवारों के अंदर हर सदस्य का रजिस्ट्रेशन, और हर सदस्य वो अपनी क्षमता के हिसाब से अपना जो एंगेजमेंट है उसकी क्या है, उसकी व्यस्तता क्या है, क्या वो स्कूल में पढ़ रहा है, क्या वो कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या व्यवसाय कर रहा है, या रिटायर हो गया है, रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा है या नहीं। हमारे 3 वर्ष से लेकर और 17 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, स्कूल के अलावा वो बाहर कहीं हैं तो क्यों हैं, हर प्रकार की उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ये हम करेंगे, और एक एक विद्यार्थी को यानी ट्रैक करेंगे, जिसमें से हम 0 ड्रॉप आउट इस स्थिति को हम ला सकें। इसकी ओर हमारा एक सिस्टम ये हमको बना करके चलना है। स्कूलों में, कॉलेजेस में हमने संख्या की कमी नहीं छोड़ी, क्लस्टर सिस्टम हो या प्राइमरी स्कूल हो, हर 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल है, और आवश्यकता हो तो और भी खोले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता। पिछले दिनों में हिसाब हमने लगाया कि 700 विद्यालय तो ऐसे हैं जब बच्चों की संख्या बहुत कम है, 10, 15, 18, 20,
ये भी नहीं चाहिए। उससे भी जितनी उसकी उपयोगिता उन विद्यालयों की होनी चाहिए उतनी होती नहीं है। उन छोटे विद्यालयों को अगर नज़दीक कहीं स्कूल नहीं मिलेगा तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ये हम करेंगे, लेकिन हर विद्यार्थी को स्कूल में भेजने का काम हम करेंगे और उनका विद्यालयों का, शिक्षकों का पूरा उपयोग ये भी होना चाहिए। तो इस नाते से सारी व्यवस्थाएं जो भी नई शिक्षा के नाते से हमारे जो प्रयास हैं वो हम कर रहे हैं। नई योजना में जो जो चीज़ें समय समय पर सामने आएंगी उनको हम लागू करेंगे। विद्यालयों में विज्ञान और गणित इसकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए महाविद्यालयों का भी मैंने विचार किया, विद्यालयों का भी विचार किया कि जितने अब नए स्कूल हैं उनके अंदर अगर उनको प्रमोट करना है तो वहाँ गणित की और विज्ञान की शिक्षाएं ज़रूर हों, क्योंकि आखिर पढ़ाई के अंदर हर विषय वैसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में विज्ञान की आवश्यकता भी पर्याप्त है। अभी हमारे जो शिक्षा का स्तर है उसको और अधिक बढ़ावे की आवश्यकता है। हरियाणा का युवा खेलों में तो निपुण है, ओलंपिक में भी इस बार देश भर के 107 या 8 प्रतिभागी जो गए उसमें से 31 प्रतिभागी केवल हरियाणा से हैं। खेलों में बहुत आगे हैं। आबादी हमारी सिर्फ 2% है और खेल प्रतिभागिता हमारी 25-26% हो गई है। लेकिन ऐसे ही शिक्षा में हमको बहुत आगे बढ़ना है। इसमें हमारे से कई प्रदेश और भी आगे हैं, उनका भी हमको ध्यान करना है। इसमें जो महिला शिक्षा है इसमें भी उच्चतर शिक्षा के अंदर अभी लड़कियों की जो संख्या है वो 32% है, जो कि हम आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे। उच्चतर शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा ये 50% होनी ही चाहिए। बराबर की भागीदारी, आखिर शिक्षा में तो कम ज़्यादा का कोई विषय नहीं होना चाहिए। जितने समाज के लोग हैं सबके सब आगे बढ़े। स्कूल शिक्षा में तो पर्याप्त है, क्योंकि स्कूल शिक्षा अब सब पढ़ते हैं, कोई ड्रॉप आउट नहीं है। लेकिन उच्चतर शिक्षा में लड़कियां स्कूल को पढ़ने के बाद कॉलेज की पढ़ाई में या उच्चतर जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके अंदर कम जा रही हैं। इनकी संख्या बढ़े, इस ओर भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास, इसकी ओर पर भी हमने पूरा ध्यान दिया है। हरियाणा में हमारा जो कौशल विश्वविद्यालय, एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय इस नाते से हरियाणा के अंदर स्थापित हुआ है, शायद और कहीं देश में नहीं है। क्यों नेहरू जी? और है कहीं बना है? दिल्ली में बना है अभी। तो फिर भी कौशल विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज केवल शिक्षा और शिक्षा के बाद उसमें उसका कौशल अगर किसी नागरिक का नहीं वर्धन होता है तो उसको आगे अपने रोजगार को बढ़ाने में, अपनी व्यस्तता को आगे बढ़ाने के अंदर बहुत कठिनाई आती है। एकेडमिक कोर्सेज करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में तो कुछ लोग जा सकते हैं, सब लोग नहीं जा सकते, लेकिन सबको अपना जीवन यापन करने के लिए कौशल की बहुत आवश्यकता है। आज तो सामान्य दैनंदिन जीवन में भी, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, कौशल के विकास की चीजें चाहिए। यानी व्यक्ति एक अच्छा हेयर कटर अगर बनना है तो भी उसको कौशल की आवश्यकता है। पुराना जमाना चला गया कि कोई भी अपना कैंची और वो लेकर के बैठ जाएगा कहीं भी और बाल काट लेगा और सब कटवा लेंगे, ऐसा नहीं। आज हर किसी को अच्छे सैलून की आवश्यकता होती है, अच्छी उसको ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों के लिए एक अच्छा कुक, उसको भी स्किलिंग की जरूरत है। एक अच्छा पीएन कैसे बने, उसको भी स्कूल सर्टिफिकेट की कोर्स की जरूरत होगी। वहाँ भी उसको कुछ ना कुछ भाषा का भी ज्ञान ठीक से हो, ठीक से वो समझ सके, ठीक से अपना काम कर सके। तो छोटे छोटे ऐसे 800 से ऊपर कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे स्किल डिपार्टमेंट ने तैयार किए हैं कि जिनकी शिक्षा दी जा सकती है। और इसमें मैं हमारे राज नेहरू जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत से MOUs करके और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी किए, संस्थाओं कॉर्पोरेट जगत के साथ किए, अपने कॉलेजेस के साथ किए हैं। और सब शिक्षण संस्थाएं जितनी भी हैं उनमें इतने सेंटर जो बनाए हैं, लगभग 75,000 नौजवानों को स्किलिंग के कोर्स कराए जाए
यानी सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक, इस प्रकार की जो व्यवस्था की है। इसके लिए हमारा जो स्किल डिपार्टमेंट है और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट मिशन है, हमने केंद्र की तर्ज पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन ये भी बनाया है। तो इसके आधार पर भी हम अपने नौजवानों को जो शिक्षा दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर भी हमने हमारे चाहे प्राथमिक से स्कूलों की संख्या हो, चाहे हमारे कॉलेजेस हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, सब लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और भी आवश्यकता बहुत है। तो इसलिए एक हमने जो व्यवस्था शुरू की, पासपोर्ट सहायता व्यवस्था, यानी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पासपोर्ट दे करके भेजेंगे ताकि उसके सामने अगर उसमें देश के बाद दुनिया में कहीं जाना भी है तो एक उसके पास डॉक्यूमेंट रहना चाहिए कि उसका मन अगर होता कि मुझे विदेश में भी जाना है, जा करके कुछ देखना है, सीखना है, काम करना है। तो ये व्यवस्था भी हमने कॉलेजेस में शुरू की है। फ्री पासपोर्ट देने की बात ये हमने की है। सुपर 100 की बात ये बताई है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र के अंदर जीवन का जो सुख है, जो मैंने प्रारंभ में कहा, एक श्लोक गीता में आता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, और विनय से पात्रता आती है व्यक्ति में, उसकी योग्यता बढ़ती है। इसी प्रकार पात्रत्वात् धन मापन होती, कि पात्रता से धन आता है। आप पात्र बनेंगे तो धन प्राप्त होगा। और फिर धनात् धर्म तथा सुखम, कि धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को अगर सुख प्राप्त करना है तो प्रारंभ कहाँ से करना पड़ेगा? विद्या से। विद्या से प्रारंभ करेंगे तो अंतिम सुख ये व्यक्ति को मिलता है। उसके मन की जो भूख है वो मिटती है। तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ने की जो हमारी कल्पना है, योजना है, उसको विद्यार्थियों को, हमको खास करके मैं यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक और आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उनको समाज के साथ जोड़ने का भी, इसका भी अभ्यास बनाना चाहिए। पर्यावरण के साथ जोड़ने का ये काम भी हमने शुरू किया। हमारी स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों को कहा है कि आज पर्यावरण के नाते, कोविड का जो हमने दौर देखा है, ऑक्सीजन का संकट कैसे पड़ा। ऑक्सीजन का संकट इसीलिए है कि वायुमंडल में, वातावरण में ऑक्सीजन की जो कमी है उसके कारण से हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ा, उसको ठीक करने के लिए हमने स्कूली विद्यार्थियों को कहा है कि हर विद्यार्थी एक पौधा लगाए। पौधगिरी के कार्यक्रम में हमने 20 लाख विद्यार्थियों को पौधा लगाने के लिए कहा। अब उसमें कठिनाई है, पौधे लग जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, क्योंकि वो जीवित रहें, वो पौधे का रूप ले जाएं, पौधा लगा के वृक्ष का रूप ले जाएं, उनकी जड़ जो पकड़े। तो इसके लिए लगातार उसको 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। फिलीपाइंस में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ किसी विद्यार्थी को जब डिग्री लेनी होती है तो उस डिग्री के अंदर अनिवार्यता है कि उसने 10 पौधे लगाए कि नहीं लगाए, तब डिग्री मिलती है कॉलेज से। हम उतना सख्त ना भी करें तो कम से कम अपनी स्कूली शिक्षा के बाद 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसको जो असेसमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं उसके अंदर जोड़ लें कि हाँ 10 पौधे लगाए हैं तो 5 मार्क्स दे दो, नहीं 10 लगाए तो 5 काट लो उसके। तो उसको चिंता होगी कि हाँ मैंने 10 पेड़ लगाने हैं, 10 पौधे लगाने हैं। ऐसे ही हमने एक आह्वान किया था यूनिवर्सिटी के सभी नौजवानों के लिए और स्कूल कॉलेज के नौजवानों के लिए कि कई तरह के यानी सर्वेक्षण हम कराते हैं। तो ऐसे सर्वेक्षण हम अपने कॉलेज विद्यार्थियों को जोड़ करके समाज में भेजें ताकि उनको वस्तुतः समाज की पता लगनी चाहिए कि समाज में क्या है। ये जो परिवार पहचान पत्र का विषय मैंने पहले बताया, उसके अंदर हर परिवार के जो कमाने वाले लोग हैं या जो आयु में 18 वर्ष से ऊपर 50 वर्ष तक के लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी आय साल की कितनी है, ये जाकर के अपने आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ का वो विद्यार्थी रहने वाला है
वहाँ 200-300 घरों में उसको भेजो और वो घरों में जाकर के घूम के पता करे कौन क्या करता है, कितनी आय उसकी है, कैसे वो गुजारा करता है, ताकि समाज के लोगों का वो वर्गीकरण कर सकें, कौन उच्च श्रेणी का है, कौन मध्यम श्रेणी का है, कौन निम्न श्रेणी का है। कोई योजनाएं बनाए तो उसकी सहायता उसकी कर सकें। लेकिन हमने जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं की, उसे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या उसमें काफ़ी कम है। मैंने कोठाला जी को भी कहा था कि हमको 20,000 ऐसे विद्यार्थी कॉलेजेस में से, यूनिवर्सिटीज़ में से लगाओ जो अपने अपने मोहल्ले में इन कामों को करें। हमारे पास तो एक सर्वेक्षण आएगा, लेकिन उस कॉलेज के विद्यार्थी का, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का लाभ इतना होगा, उसका समाज के साथ जुड़ाव हो जाएगा, वो अपने समाज से जुड़ेगा, संवेदनशीलता उसके मन में जागेगी। सामाजिक संबंध ये हमको जोड़ के रखना है। आज संस्कार क्या है विद्यार्थी का या कोई भी नौजवान नागरिक, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, यही मेरे लिए संसार, ये उचित नहीं है। उसको अपने आप को आगे बढ़ाना ठीक है, उसकी कुशलता बढ़नी चाहिए, योग्यता बढ़नी चाहिए, लेकिन उसको सामाजिक विषयों के साथ भी जुड़ना चाहिए, अपने आप को जोड़ के रखना। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। समाज के लोगों का भी हमारे शिक्षा के सिस्टम से जुड़ाव ये कैसे बढ़े, इसके लिए एक प्रयोग मैंने बताया था कि एलुमनाई इनके कार्यक्रम करो। तो एलुमनाई के कार्यक्रम यदि आप करेंगे, जो भी नागरिक आज चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे अपने स्थान को छोड़ के देश के किसी दूसरे भाग में है, वो अपने प्रारंभिक शिक्षा जहां से लिया वहां से लेकर के उच्च शिक्षा तक जिस भी संस्थान से पढ़ाई की है, अगर वो उसके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक उसके मन में भी उत्साह जागेगा। और हमारे उस संस्थान का भी हम विदेशों में देखते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं सभी एलुमनाई के सिर पर चलती हैं। एलुमनाइज का योगदान भी होता है। और अपने शिक्षण संस्थानों को हम सेल्फ फाइनेंसिंग करें। अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ नहीं बढ़े तो जो विस्तार हम कर रहे हैं, इस विस्तार में एक दिन सरकार का कोई भी आदमी अपना हाथ रोक लेगा भी, इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। और अगर सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़े, समाज में बहुत उच्च वर्ग के, उच्च आय वर्ग के लोग बहुत हैं, मध्यम आय वर्ग के लोग भी कुछ ना कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा अगर दायित्व बनता है तो जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है उसके प्रति पूरा दायित्व बनता है, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाकी सबके अपने सारे सिस्टम सेल्फ फाइनेंसिंग की तरफ बढ़ने चाहिए। एलुमनाई को समर्पण भाव जगाना चाहिए, वो भी उस संस्थान के साथ जुड़े। तो एलुमनाई के कार्यक्रम हमको करने हैं। ये भी हमारे इसी मैं समझता हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पार्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सारे विषयों को हम ध्यान करेंगे। एक हमने और कार्यक्रम शुरू किया स्कूलों के अंदर, खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि अर्न व्हाइल यू लर्न। जो साइंस की लेबोरेटरीज हैं उसमें भूमि परीक्षण, पानी परीक्षण, खाद्य पदार्थ परीक्षण, इस प्रकार की परीक्षण प्रयोगशाला उसके माध्यम से काम करेंगे तो उसको उसका कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। हमारे 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लैब्स खोलने की योजना कृषि विभाग ने बना ली है कि वो लैब खोल कर कृषि विभाग देगा और उन विद्यार्थियों को कहेंगे कि इस मिट्टी के परीक्षण करके लोगों को अपने हर खेत की मिट्टी का परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड जो उसका बना हुआ है उसके हिसाब से करके दीजिए। उनको एक छोटी निश्चित राशि भी है, बच्चों को वो मिलती है। तो ऐसे कई और कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। छोटे छोटे जो लघु ट्रेनिंग होती है, लघु उद्योग की, कोई ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करने की, वो भी हम टेक्निकल कॉलेजेस में अपने या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर हम उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और उसका कोई ना कोई समाज के अंदर एक सिस्टम खड़ा किया जा सकता है कि उनकी अर्निंग भी शुरू हो जाए। कमजोर विद्यार्थियों को अच्छा विद्यार्थी पढ़ाए, जिसके लिए हमने कहा ईच वन टीच वन। क्या आखिर अच्छे विद्यार्थी, पंडित दीनदयाल जी के बारे में ऐसा हमने सुना कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ जो कमजोर बच्चे होते थे उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, और जिनको पढ़ाते थे उनकी एक एसोसिएशन बनाई थी। उस एसोसिएशन में निश्चित जो कमजोर बच्चे हैं वही सदस्य बन सकते थे, और उस एसोसिएशन का नाम था जीरो एसोसिएशन। क्या अर्थ? कि जिन बच्चों के किन्हीं कारण से 0 अंक किसी में आ गए
या मानो न्यूनतम अंक आते हैं, वो न्यूनतम अंक वाले बच्चे ही इस एसोसिएशन का मेंबर होंगे और इस एसोसिएशन के मेंबर्स को मैं पढ़ाऊंगा। तो एक चैलेंज ऐसा भी, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, कमजोर बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों, एक विशेष ध्यान देने का भी बहुत सी योजनाएं हमारी बनी है आज की शिक्षा नीति में, जैसे सक्षम का एक कार्यक्रम बताया, या और भी इस प्रकार के जो योजनाएं बताई हैं, कई एमओयूज हुए हैं, उनके माध्यम से हम सारा ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, संवेदन पूर्वक हर व्यक्ति को शिक्षा का दान, शिक्षा दान महादान, विद्यादान महादान जैसे कहा जाता, तो ये भी एक संस्कार अपने आप बनना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे अगर संस्कारों का एक विषय इसमें जोड़ दिया जाएगा तो राष्ट्रीयता, संस्कार, रोजगार, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है निश्चित रूप से सफल होगी। हरियाणा के लोग उसमें देश के अंदर एक बढ़िया काम करके दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।